हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य साम्राज्य। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 82 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 83 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा जो था वो कहां का था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था, याद रखिएगा। 84 निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों की जैसे कि सीरिया और मिस्र के साथ अच्छे यानी राजकीय संबंध थे? तो वो राजवंश था मौर्य। मौर्यों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे। 85 है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म या धर्म का मूल संदेश क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अशोक धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासीनवे बहुकियाने दया दाने सचे सोचे मादे साधवे च, यानी कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। सही उत्तर विकल्प ई होगा। 86 है निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। स्तंभ अभिलेख जो पांचवा था, पांचवें स्तंभ अभिलेख में, यानी बी ऑप्शन। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि के निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहां कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में यानी किचन में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक के द्वारा राजाभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया: तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियां, अस्थि रहित मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए न जाते हों और अन्य किसी काम में न आते हों। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, 30 या पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सुअरों और अन्य जानवरों को बधिया न की जाए। 30 पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को न दागा जाए। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। 87 है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सही जवाब है सोहगौरा ताम्रपत्र, यानी ऑप्शन ए। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और
बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृतिक भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। 88 है कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करके उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 89 कथन ए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, कारण आर, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो देखिए इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। 90 प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने जो है इंडिका नामक अपने ग्रंथ में जो है लिख लिया, लिपिबद्ध किया। 91 मेगास्थनीज किसका दूत था। मेगास्थनीज जो दूत था किसका दूत था, काफी महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसके काल में मेगास्थनीज जो है भारत आया था। किसके काल में मेगास्थनीज भारत आया, तो याद रखिएगा सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 93 मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें। मौर्य साम्राज्य का जो 7 वर्गों में विभाजन का जो विशेष रूप से उल्लेख है किसमें उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, यानी डी ऑप्शन। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे जो है भिन्न पेशा ही अपना सकता था। 94 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। सही जवाब है 7, यानी डी ऑप्शन। 95 है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। याद रखिएगा सही जवाब है मेगास्थनीज की इंडिका में यह बात मतलब कि लिखी गई है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, गुलाम नहीं बनाया जाता था, ठीक है, दास नहीं थे। इसके बाद 96 है मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। किसमें, तो मेगास्थनीज के इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स था
टैक्स या कर को छुपाने के लिए, चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स यानी कर को छुपाने या चोरी करने के लिए जो दंड दिया जाता था वो क्या था? वो मृत्युदंड था। मृत्युदंड दिया जाता था अगर कोई कर को छुपाता था, टैक्स चोरी करता था तो। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। 98 है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। सही जवाब है इंडिका, यानी सी ऑप्शन। 99 निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? सही जवाब है मेगास्थनीज की इंडिका, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 100, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम था, क्या नाम? तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन था? इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? सही जवाब है मेगास्थनीज। इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज था। इंडिका का लेखक कौन था? आपको मालूम है, इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। 103 इंडिका का लेखक कौन था? सेम प्रश्न सेम जवाब, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए हैं। इंडिका के लेखक कौन था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। 104 है वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? सही जवाब है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, सी ऑप्शन। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पुरमुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 105, मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। मौर्य जो राजा थे, नरेश थे, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? उन्होंने विकास किया था। क्या क्या विकास किया था? तो याद रखिएगा, उन्होंने संस्कृति, कला और साहित्य का विकास किया, उन्होंने प्रांतीय विभाजन किया और हिंदू पुस्तक अपने साम्राज्य को फैलाया। यानी ए, सी और डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला और साहित्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान के सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का नाम उल्लेख है: उत्तरापथ, अवंतीरठ, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद एवं यानी इंडो ग्रीक शासकों को है। इसके बाद 106 नंबर है, भाग एवं बलि क्या थे? भाग और बलि ये क्या थे? भाग और बलि ये राजस्व के स्रोत थे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे और शास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पाद के या उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत हुआ करता था। 107 मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्र किया जाता था?
मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था, किस अधिकारी के द्वारा इस कर को एकत्रित किया जाता था? सही जवाब है सीता अध्यक्ष के द्वारा, यानी सी ऑप्शन। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वह भूमि पर कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्का अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार कर वसूलता था। अक्राध्यक्ष यानी अकाराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। प्रश्न संख्या 108, मौर्य काल में सीता से क्या मतलब है? सीता से जो तात्पर्य है वो क्या है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राजकीय भूमि व्यवस्था सीता अध्यक्ष के द्वारा होती थी और इससे प्राप्त होने वाली जो आय थी इसको सीता कहा जाता था। 109, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? सही जवाब है समाहर्ता, यानी ऑप्शन ए। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। 110, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? सही जवाब है पोतवाध्यक्ष, यानी ऑप्शन ए। मौर्य युगीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष तौल माप का प्रभारी था। पणाध्यक्ष वाणिज्य विभाग और सुनाध्यक्ष बुचड़ खाने के प्रभारी थे। 111, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही जवाब है मार्ग निर्माण, यानी सी ऑप्शन। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव से संबंधित था। इस तरह निर्माण कार्य जो निर्माण था, मार्ग निर्माण का कार्य, उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112। देखिए, पंकोद कसनिरुधे मौर्य प्रशासन के द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। पंकोद यानी पंक यानी कीचड़। पंकोद कसनिरोधे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन के द्वारा लिए जाने वाला जो जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। तो पंक माने कीचड़ होता है। नाम थोड़ा सा संस्कृत टाइप का है। पंकोद कसनिरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिए जाने वाला जुर्माना था। 113 है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, तलार का जो संबंध है किस कार्य से था? तो तलार का जो संबंध था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का ये अधिकारी था। पटकोल ये कौन थे? ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। साधिपति कौन था? ये चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी हुआ करता था। और बलाधिप ये चुंगी का सुरक्षक था। चुंगी का सुरक्षक, यानी बी ऑप्शन में बिल्कुल ही सही दिया गया मिलान। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पटकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, साहसधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, बलाधिप ये चुंगी का सुरक्षक। 114 है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहां था? मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कहां था? कौन सा प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में याद रखिएगा शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, यानी सी ऑप्शन। देखिए, वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध और जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यही हुआ था।
नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। 115 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से अस्तित्व में थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय और कंटक शोधन यानी डी ऑप्शन 2 और 4। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध यानी धार्मिक प्रलोभन के द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। 116 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, याद करना किसका व्यवसाय था? याद रखिएगा, सही जवाब है मागध का। मागध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को याद करना, कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध और सूत वर्गों का था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 117, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो याद रखिएगा, द्रविड़ों ने। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों ने किया, चोलों ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। 118 प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन। अर्थशास्त्र में पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। मौर्य काल में तलाक का जो प्रथा था वो प्रचलित था। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने पर या उसके शरीर में कोई दोष उत्पन्न हो जाने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी या बंध्या होने की जैसी दशा में पति उसका त्याग कर सकता था, पत्नी को छोड़ सकता था। 119 है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में पुनर्विवाह जो है वर्जित किया गया है, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो यानी विधुर यानी जो विधुर हो, विडो हो, पुनर्विवाह कर सकता है, ठीक है। लेकिन विधवा, जिस स्त्री का पति मर गया हो यानी जो विधुर या विधवा, याद रखिएगा, वो पुनर्विवाह की अनुमति उसको नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई है विवाह कर सकता है, लेकिन जिस पत्नी की पति मर गया है वो विवाह पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। तो याद रखिएगा। 120 है, विदेशों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा दिया गया जो सामाजिक स्तर था वो किस प्रकार का स्तर था, कैसा स्तर था? तो इसका जो सही जवाब है, जो स्तर दिया गया था मनु के द्वारा विदेशियों को भारतीय समाज में, वो स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का, व्रात्य क्षत्रिय, बी ऑप्शन। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। 121 निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए।
उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? तो मेगा देखिए, सबसे पहले मेगास्थनीज, इसके बाद फाहियान, इसके बाद वेन्सियांग और एत्सिंग, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा और भारत पर जो है उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री वेन्सियांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया। एत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया और चीनी ये यात्री था। 122 से सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे चंद्रगुप्त, इसका जो संबंध है चंद्रगुप्त का जो संबंध है सैंड्रोकोटस से है। बिंदुसार का जो संबंध है वो अमित्र घात से है। अशोक का जो संबंध है पियदसी से है। चाणक्य का विष्णुगुप्त से है। यानी सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी में दिया गया। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा गया, बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था, अशोक को पियदसी के नाम से जानते हैं और चाणक्य विष्णुगुप्त थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 123, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। डी ऑप्शन सही जवाब है, बृहद्रथ। 124 से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, कथन को एक बार आप एनालिसिस कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवहूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कणव ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया, यह भी सही है। आंध्र ने कणव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। पहला, दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात हुआ। शुंग वंश का अंतिम राजा देवहूति अत्यंत विलासी था। अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा वो मारा गया। वह वायु पुराण के अनुसार जो है अंतिम कणव शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक यानी सिंधुक के द्वारा मार डाला गया था। 125 से मौर्य काल में प्रणयम था। मौर्य काल में प्रणयम था, क्या था? तो आपातकालीन कर था। मौर्य काल में प्रणयम यानी प्रणय एक आपातकालीन कर था। 126 ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? याद रखिएगा, सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, यानी दूसरा तीसरा जो दिया गया है सही है, ऑप्शन बी ऑप्शन। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर काफी ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील की खुदाई करवाई। अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है, जिक्र है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व का था, तो अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दी के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार एक शासक रुद्रदामन का नाम ही गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन इसका समय ईस्वी सन के बाद है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय में भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। 127 है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह शासक कौन था? वह शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 128 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है?
किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। 129 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का भी अभिलेख पाया गया है? वह है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ से शक संवत यानी 72 का या 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ। इससे उसकी विजय, व्यक्तित्व और कृत्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंद गुप्त के भी दो लेख जो है इस पर खुदे हुए हैं। 1822 ईस्वी में कर्नल टाड ने इस लेख को पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। 130 बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में 4 कथन दिए गए, जो कि इसमें से एक कथन सही नहीं है। वह कथन कौन सा है? वह कथन है डी ऑप्शन, यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। यह सही नहीं है। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं। बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक के द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा जो है दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी के ईसा पूर्व से संबंधित है। 131 मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? सही जवाब है परखम, डी ऑप्शन। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। याद रखिएगा, अगर बात करें तो लोक कला से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी और यहां से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। 132 निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित है? पहला याद रखिए, लोथल का संबंध एंशियंट डॉकयार्ड से है। और इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। और इसके बाद जो इसमें चौथा है नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी पहला, दूसरा और चौथा। देखिए, लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं, परंतु राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग का सही स्थान सारनाथ होगा युग्म का। इसके बाद आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। आज का जो सेशन है यहीं पे फिनिक्स हो जाता है। आगे का जो सेशन होगा मौर्योत्तर काल के संदर्भ में होगा। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।